बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और ये मैंने क्लास इसलिए बनाई है कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो केमिकल काइनेटिक्स से संबंधित हैं, आप उन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकें। उन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको केमिकल काइनेटिक्स का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही आवश्यक है, अदरवाइज़ आप क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी। तो जो मैं दूसरा स्लाइड बना रहा हूँ ये बूस्टर सेशन है। बूस्टर सेशन का मतलब है कि थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद हम क्वेश्चन पर जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर रिवीजन आपके पास नहीं होगा तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आती है। रिवीजन छोटे वे में बताऊँगा मैं आपको, बहुत ही सिंपल वे में, जिससे आपको बातें समझ में आ जाए मेरी। तो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो देखिए होता क्या है कि सबसे पहली बात जो आती है, सबसे पहली बात ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इनके जो हैं जो आपके रेट कांस्टेंट आते हैं उनका यूनिट कैसे निकाला जाता है, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात है। और निश्चित रूप से एक क्वेश्चन इस पर आएगा कि आपसे कहेगा कि किसी ना किसी के रेट कांस्टेंट को पूछेगा आपसे कि भाई रेट कांस्टेंट हम कैसे निकालते हैं। तो मैंने पिछली बार भी बताया था निकालने का तरीका क्या है, उसको फिर से नोट कर ले। ऐसे बच्चे जो नहीं जानते हैं वो फिर से नोट कर लें क्या निकालने का तरीका है। एक्चुअली मैं यही तरीका याद रखता हूँ तो मुझे भूलता नहीं है और मैं कोई रट के नहीं जाता हूँ, बस मुझे ये बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन पता है कि हम कैसे इसको याद रख सकते हैं। एक्चुअली अगर देखें आप तो जो फार्मूला हम डिराइव करते हैं वो किस फॉर्म में होता है, वो होता है dx/dt इज इक्वल टू के, ये रेट कांस्टेंट है। और होता क्या है कि यहाँ पर कंसंट्रेशन आता है और कंसंट्रेशन का पावर n आता है, यही होता है। तो कंसंट्रेशन टू पावर n आता है। ये सभी में आता है, चाहे जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, बेसिक जो है यहीं से स्टार्ट होता है। हमसे पूछता क्या है एग्जाम में, हमसे पूछता है के, हमसे कहता है के का यूनिट क्या होगा। तो अगर के के फॉर्म में इसे तुम लिखना चाहोगे तो के के फॉर्म में देखो क्या हो जाएगा। तो अगर तुम के के फॉर्म में इसे करना चाहोगे तो देखो ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका dx/dt। एक मिनट, ये dt थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, जो ठीक कर रहा है देखिए। तो ये हो जाएगा dx/dt और जो कंसंट्रेशन है देखो नीचे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में था तो कंसंट्रेशन देखो ऐसे आ जाएगा, ठीक। तो ये dx भी कंसंट्रेशन होता है। तो अगर तुम dx यहाँ से हटा दो तो ये कंसंट्रेशन -1 हो जाता है ऐसे। यानी अगर k इज इक्वल टू आप लिखना चाहोगे तो k इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, k इज इक्वल टू लिख सकते हो 1/dt कंसंट्रेशन n-1। हम यही याद करके जाते हैं। dt का मतलब टाइम होता है। यानी अगर मुझे लिखना होगा, एक मिनट रुको, मैं सब हटा देता हूँ, फिर से मैं लिख के दिखाता हूँ कि अगर मुझे लिखना होता तो मैं क्या लिख सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा कि k इज इक्वल टू देखो 1/, अब टाइम जिसमें भी दिया हो, सेकेंड में देखना हो सेकेंड में लिख सकते हो, 1/टाइम हो जाता है। और क्या हो जाता है कंसंट्रेशन, और मैंने बोला कि n-1 ऐसा। n क्या है, वही ज़ीरो ऑर्डर होगा तो ज़ीरो रख देना, 1 आएगा तो 1 रख देना और 2 आएगा तो 2 रख देना, जैसा भी होगा। तो यहाँ से आप k की वैल्यू आसानी से निकाल ले जाते हो। जैसे अगर मैं कहूँगा कि भाई ज़ीरो ऑर्डर के लिए बताओ, तो ज़ीरो ऑर्डर के लिए तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ऑर्डर के लिए हो जाएगा 1/टाइम के लिए मैं t लिख दे रहा हूँ केवल, देखो 1/टाइम हो जाएगा। और ये कंसंट्रेशन जो है देखो कंसंट्रेशन है, अब कंसंट्रेशन में 0-1 हो जाएगा अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो। यानी -1 का मतलब क्या है, -1 का मतलब ऊपर ले जाओगे तो +1 हो जाएगा ना। तो यानी हो जाएगा ये कंसंट्रेशन अपॉन टाइम आ जाएगा। और कंसंट्रेशन को कैसे लिखते हो, तो कंसंट्रेशन को जब भी लिखते हो तो हमेशा हम लोग किस तरीके से लिखते हैं, तो हम लिखते हैं मोल पर लीटर, वैसे लिखते हो ना। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हमें निकालना होगा ज़ीरो ऑर्डर के लिए, सपोज करो ज़ीरो ऑर्डर के निकालना के की वैल्यू, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम ऐसा। यानी क्या हो जाएगा, देखो हो जाएगा मोल हो जाएगा ऐसा, मोल पर लीटर होता है तो मोल पर लीटर हो जाएगा और टाइम -1 हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। ऐसे किसी का भी होगा तो आप आसानी से कर ले जाओगे। तो ये तरीका ये ध्यान रखिएगा एक। तो ये एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन होगा, उसमें एक क्वेश्चन पक्का है, ये मेरे साइड से गारंटी है कि एक क्वेश्चन आएगा। और जब आ जाएगा तो थैंक यू बोल दीजिएगा हमको, चाहे इस पर फिर से वीडियो पे जाके थैंक यू बोल दीजिएगा या फिर कॉल करके बोल देना भाई कि सर आ गया था। और नहीं आएगा तो तब मत बोलना, तब मान लेंगे हम, वैसे आ जाएगा।
अच्छा आगे देखो, आगे हम कह रहे हैं कि आपको रेट रिएक्शन जो रेट लॉ होते हैं वो भी आपको उसका थीम पता होना चाहिए, मतलब बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कोई ज़ीरो ऑर्डर जब आता है, एक मिनट देखो, ज़ीरो ऑर्डर जब भी आता है, ये क्या हो गया यार, हाँ ज़ीरो ऑर्डर का पता। जब ज़ीरो ऑर्डर आता है तो देखो होता क्या है, ये होता है आर जो होता है डेट इज़ अ प्रपोर्शनल टू ए। अगर ए आपका रिएक्टेंट है और उसका पावर आता है ज़ीरो ऐसा, और जब आप इसको हटाते हो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R इज इक्वल टू कि ये वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। यानी हमेशा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कांस्टेंट के बराबर होता है। कब? जब आपका ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है तब ये बात आपको आती है यहाँ पे। और जब ज़ीरो ऑर्डर का रिएक्शन आता है तो देखो K जो आता है लास्ट में, तो K जो आता है वो कैसा आता है, किस फॉर्म में आता है, तो ये आता है इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन एंड डिवाइडेड बाई टी, इस फॉर्म में आता है जो आपका रेट इक्वेशन आता है। तो रेट इक्वेशन इस फॉर्म में आता है ज़ीरो ऑर्डर के लिए। और एक बात और, ज़ीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू क्या आती है ये भी पता होना चाहिए। तो टी हाफ की वैल्यू ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आता है, तो ये देखिए आता है, ऐसा आता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन अगर ए नॉट लिखते हो मल्टीप्लाई बाई 2K, ऐसा आता है। यानी जो आपका टी हाफ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ए नॉट के, इनिशियल कंसंट्रेशन के। कब? जब ये कौन सा ऑर्डर होता है, ज़ीरो। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये ज़ीरो ऑर्डर की बात हो रही है। तो ज़ीरो ऑर्डर में आपका टी हाफ जो होगा इनिशियल कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है और रेट कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए रेट कांस्टेंट यहाँ पे है, तो रेट कांस्टेंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ज़ीरो ऑर्डर में। अब फर्स्ट ऑर्डर के बारे में भी ऐसी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर में कैसा आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में देखिए क्या आता है, तो फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर में देखिए सबसे पहली बात आता है कि रेट जो आता है आपका, रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1 आता है ऐसा। तो जब ए टू पावर 1 होता है तो जब R इज इक्वल टू आप लिखते हैं तो ये हो जाता है K ए टू पावर 1, ऐसे आ जाता है। यानी यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है ये K के प्रोपोर्शनल में आता है, क्लियर है। यानी इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में देखो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ओके, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा आगे देखिए, जब आप इसका ये रेट इक्वेशन लिखते हो तो लास्ट में रेट इक्वेशन कैसे आता है, किस फॉर्म में आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये सब बूस्टर में आपको बता रहे जिससे कि आपको पता रहे भाई, नहीं तो आप कहोगे कि सर को पता ही नहीं था, तो अभी क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। नहीं तो देखो क्या आता है, इक्वेशन क्या आता है, 2.303 अपॉन टी, ये टाइम होता है। और इक्वेशन आता है लॉग के फॉर्म में आता है। तो लॉग के फॉर्म में आता है, कैसे आता है, तो लॉग के फॉर्म में लास्ट में लिख दे रहे हैं, सीधे बीच पर नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ फाइनल लिख दे रहे हैं कि लॉग आता है ए अपॉन ए माइनस एक्स, ऐसा इस तरीके से आता है। तो इस फॉर्म में आता है। और अगर इसके फॉर्म में चाहो कि टी हाफ के फॉर्म में कैसे आता है, मतलब अगर आप इसे टी हाफ के फॉर्म में देखना चाहेंगे कि भाई टी हाफ के फॉर्म में कैसे आता है, मतलब टी हाफ का मतलब समझ रहे हो ना, टी हाफ का मतलब हाफ लाइफ पीरियड। तो जब टी हाफ की बात आती है तो वैल्यू आती है 0.693 अपॉन के। यहाँ कंसंट्रेशन नहीं आता है, इस बात का ध्यान देंगे। फर्स्ट ऑर्डर में, फर्स्ट ऑर्डर के टी हाफ पे कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन ज़ीरो ऑर्डर में कंसंट्रेशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इस तरीके से इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी होती हैं जो बेसिक इसकी इन्फॉर्मेशन है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, और भी चीज़ें आएंगी तो बाद में डिस्कस किया जाएगा। मॉलिक्युलरिटी समझ लीजिएगा कि मॉलिक्युलरिटी के बारे में एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्युलरिटी का जो वैल्यू आती है वो 1 से 3 के बीच में आती है, मैक्सिमम 3 आती है, वो भी रेयर है 3। मतलब इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्युलरिटी का मतलब है कितने मोल जो हैं रिएक्टेंट हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये मान के चलते हैं कि भाई मान लीजिए कोई अगर ऐसा एटम है तो ये एटम जो है एक एटम के साथ रिएक्शन कर सकता है या 2 एटम के साथ, ऐसा मतलब कोलिजन जो होगा, मान लो एक कोलिजन यहाँ से होगा, एक कोलिजन यहाँ से हो सकता है, एक और मान लीजिए हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा कोलिजन पॉसिबल नहीं होता है। तो मैक्सिमम 1 to 3 होगा, ऐसा मैक्सिमम 3 है। एक बात और, फ्रैक्शन नहीं होता है, मतलब किसी का आधा एटम नहीं है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, आधा मोल पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कभी भी मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शन में नहीं होती है,
इस बात का ध्यान रखेंगे। लेकिन ऑर्डर के लिए अगर आप बात करें, ऑर्डर तो ऑर्डर जो है ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, मतलब ये 1/2 भी आ सकता है, और 1, 2, 3 तो आता ही आता है। इसकी वैल्यू निगेटिव भी आती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऑर्डर की वैल्यू निगेटिव भी होती है ऐसा। तो ये फ्रैक्शन हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया बूस्टर सेशन में, कि जिससे थोड़ा सा बूस्टअप हो जाए तो क्वेश्चन करने में थोड़ा मज़ा आएगा। अदरवाइज़ वैसे ये रटना पड़ेगा आपको, तो रटना ना पड़े इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बताया, हिंट किया है। तो अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं इस पर। तो अब देखिए क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से शुरू किया मैंने। देखिए पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो पहला वही है कि भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बतानी है। तो अभी कुछ समय पहले ही हम लोग देखे थे कि जीरो ऑर्डर के लिए निकालना अगर है हमको, अभी बताएं आपको हैं कि k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/टाइम आ जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, फिर ऊपर कंसंट्रेशन ऊपर चला जाएगा। अभी कुछ समय पहले देखा गया है कि कंसंट्रेशन जो है ऊपर चला जाता है ऐसे। और कंसंट्रेशन की वैल्यू क्या होती है, कंसंट्रेशन को लिखते हैं मोल ऐसा, और पर लीटर हो जाएगा ऐसा, मोल पर लीटर कंसंट्रेशन की वैल्यू है, एंड ऑब्लिक करके टी कर देंगे ऐसा लिखना चाहिए, ऐसे लिख सकते हैं। अदरवाइज ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, एक और तरीका लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, मोल, देखिए मोल के बाद एल इनवर्स एंड टाइम इनवर्स, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों में से जैसा भी आप लिखना चाहें सब एक जैसा है। तो के का जो होगा ये आपका यूनिट होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही करने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। आगे देखिए भाई, ओके अगला देखिए, व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज, देखिए व्हेन द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। लो भैया आ गया, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है, अभी जस्ट बताया आपको है कि अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आंख बंद करके लिखना है जीरो ऑर्डर। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, अभी जस्ट बताएं कि देखो आर हमेशा के बराबर आता है, तो कौन सा हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो देखिए आसान हो गया आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज k इज इक्वल टू 2.68 इंटू 10 टू पावर -3 सेकेंड -1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब बताओ भैया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे मिल पाएगा इससे। तो देखो रेट कांस्टेंट का यूनिट देख लो, ये देखो ऐसे क्वेश्चन में खाली इसका यूनिट देखो लिखा सेकेंड -1 यानी टाइम -1। अब ये देखना पड़ेगा किसका यूनिट है, तो जीरो ऑर्डर का तो नहीं है, अभी कुछ समय पहले हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट को जब चेक कर लो तो ये फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट है कि नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट कैसे आता है, तो ये हो जाएगा 1/टाइम हो जाएगा, और फार्मूला है कंसंट्रेशन के n-1 का ये फार्मूला है ऐसा। तो n-1 का मतलब ये भी 1 हो गया, 1 में से 1 गया तो ये हो गया आपका 0। तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, किसी के पावर 0 है तो भी पूरा 0 हो जाएगा। यानी क्या बचेगा, 1/t बचेगा, यानी 1/t का मतलब समय, यानी जब ऊपर जाएगा तो क्या दिया, सेकेंड -1, हाँ तो ठीक तो है, ये सेकेंड -1 जो है फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। तो ये आपका जो, एक मिनट, तो इसका आंसर भी लिख दो भाई, इसका आंसर लिख दो कि ये कौन सा है भाई, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए है। कैसे पहचाने, रेट कांस्टेंट का यूनिट देख के ऐसे, तो फर्स्ट ऑर्डर है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस यूनिट देख लो, क्योंकि और कैसे लगा पाएंगे हम लोग, और लगाने कोई तरीका ही नहीं दिया था। ठीक, बढ़िया था। अगला क्वेश्चन देखो, फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन व्हाट इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। लोगो भाई सेकेंड ऑर्डर भी आ गया, 0 हो गया, फर्स्ट हो गया, अब सेकेंड पूछ रहे हैं हमसे, तो भाई जी भी बता ही दो, इनको बता देते हैं। चलो तो बताते हैं भाई, k इज इक्वल टू, ये टाइम साहब तो रहेंगे ऐसा, और कंसंट्रेशन जो है इस बार देखो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, n-1 था यानी 2 - 1 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक, तो 2 - 1 का मतलब हो गया आपका, 2 में से आपको 1 माइनस करें कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। यानी ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1/टाइम हो गया, तो टाइम तो रहेगा ही रहेगा, और कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर, तो मोल नीचे हो गया, लीटर ऊपर चला गया। यानी अगर इसको लिखना हम चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो
ये हो जाएगा मोल -1, ऊपर अगर जाएगा लीटर लीटर ही रहेगा, लीटर ऊपर चला गया था, और टाइम -1 ऐसा। ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड ऑर्डर के लिए। तो सेकंड ऑर्डर के लिए कोई हमसे पूछेगा कि भाई सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, तो सेकंड ऑर्डर के लिए कहेंगे भाई ये होगा सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, द मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज अ होल नंबर अदर देन 0 बट जनरली लेस देन 3। ओके, अच्छा ट्रू फॉल्स का है, वही मैं कह रहा क्वेश्चन क्या है, एस और नो यानी सही है गलत है ये बताना है। ओके, फिर से पढ़ लेते हैं। द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन इज अ होल नंबर अदर देन 0, अच्छा होल नंबर होता है 0 को छोड़ के, बट जनरली लेस देन 3। हाँ सही तो है, 3 से कम होगा, 0 नहीं होता, फ्रैक्शनल नहीं होता है, तो बिल्कुल सही है, एस लगाइएगा, आग बंद करके एस लगेगा, बिल्कुल सही बात है। तो ये क्वेश्चन आसान था। अगला देखें भाई, ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है द रिएक्शन NO2 + CO कन्वर्ट इनटू NO + CO2 टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। अच्छा 2 स्टेप पे रिएक्शन हो रहा है। फाइंड द रेट लॉ, एक स्लो एक फास्ट लिखा हुआ है। अच्छा देखिए, इस ऐसे क्वेश्चन के लिए जब भी रेट की बात आती है तो रेट हमेशा किससे डिटरमाइन होता है, तो रेट हमेशा स्लो स्टेप से होता है, फास्ट स्टेप से नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी रेट को बताना होता है, रेट को फाइंड आउट करना होता है, तो स्लो स्टेप को ही माना जाता है। तो इस रिएक्शन के लिए कह रहा है कि रेट लॉ बताना है। रेट लॉ का मतलब वही जो रिलेशन होता है उसी को रेट लॉ कहते हैं। तो कौन सा रिलेशन सही होगा, तो कि आंसर तो लिखा हुआ है लेकिन आपको करके हम दिखा देते हैं कैसे इसका सही माना जा रहा है। तो देखिए आंसर इसका लिखा हुआ है, कह रहे हैं देखो, अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम लिखेंगे R इज़ इक्वल टू, और हम खाली इसके लिए अगर लिखना चाहें, इस वाले पोर्शन के लिए लिखना चाहें तो R इज़ इक्वल टू हो जाएगा K एंड कंसंट्रेशन, देखिए कंसंट्रेशन NO2 लिखा होता है, और ये जो आगे होता है ये पावर में जाता है, ऐसे होता है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो इसका पावर हो जाएगा 2 आपका, तो बिल्कुल ये सही है, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ये R स्मॉल r होगा, ये R स्मॉल r होगा, इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, और स्लो वाले से ही माना जाता है। तो बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन देखें, इन केमिकल इक्वेशन ये द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp, अच्छा देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए क्या खास बात है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, तो केवल और केवल ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। इस बात को याद रखिएगा ऐसा। तो मैंने कुछ लिखा भी होगा, देखिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंज एट ऑल विथ चेंज इन कंसंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्सेट्रा, इट चेंज ओनली विद द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल, तो ये सिस्टम के टेम्परेचर चेंज करने पर ही बदलता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। कौन, केमिकल, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड बाई ऐसे, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी। ओके, फिर से भाई देखो भाई, रेट कह रहा है, एक मिनट पेन साहब को लेने दो पहले। देखो रेट कह रहा है कि भाई इसको अगर आप एक्सप्रेस्ड करते हैं, ये ए नहीं होगा, के होगा, हमको लग रहा है के होना चाहिए। देखो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अच्छा ऑर्डर क्या होता है, देखो ऑर्डर इसका मतलब ये एक है, एक लिखा नहीं जाता है, एक है। तो ऑर्डर देखो क्या होगा, ऑर्डर जो पावर होता है उसका सम होता है। तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे, तो ऑर्डर इसका सम है, यानी 2 + 1 = 3, यानी इस रिएक्शन का ऑर्डर 3 आएगा ऐसे। तो 3 आंसर है, आंसर 3 दिया, ठीक है, आंसर 3 सही है, तो बिल्कुल सही आंसर है। बस जोड़ लीजिएगा, सम कर लीजिएगा, दोनों के ऊपर जो पावर है उसको सम कर लीजिएगा, तो वही आपका निकल जाएगा। फिर क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनल टू x व्हाट इज, अच्छा फिर से मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह रहा है। अच्छा ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो क्या है भाई, तो देखो कह रहा है, देखो मॉलिक्युलरिटी क्या हो जाएगा, मॉलिक्युलरिटी हो जाएगा आपका x + y दोनों दिया हुआ है ना, तो मॉलिक्युलरिटी इसकी यानी चाहिए 2, x और y दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 आएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, तो देखो कह रहा है कि भाई रेट जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इज़ ओनली प्रोपोर्शनल टू x,
वाई पे डिपेंड देखो नहीं कर रहा है, केवल एक्स पे कर रहा है। इसका मतलब जब प्रोपोर्शनल साइन तुम हटाओगे तो आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, के अपॉन एक्स, ऐसे लिख दोगे ऐसे। यानी केवल देखो इसका पावर कितना 1 है, यानी ऑर्डर इसका 1 आएगा और मॉलिक्युलरिटी इसकी 2 आएगी। 2 इसलिए आ रही है कि देखो एक्स और वाई दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसा। तो हाँ, मॉलिक्युलरिटी इसकी देखो 2 लिखी गई है, ये देखो मॉलिक्युलरिटी 2 लिखी गई है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 लिखा गया है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। आगे देखें, फॉर अ केमिकल रिएक्शन x + 2yz इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z इज इतना मोल पर लीटर पर आवर देन द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ y इज। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका जब देखो तो क्या होता है, देखो ऐसा, पहले रेट इक्वेशन इसका लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा, आंसर दिया 1 आ रहा है आंसर, देखते हैं करके, चलिए करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखो ऐसे करते हैं। इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैंने बताया होगा आपको, देखिए dx, तो x दिया था ना, तो dx देखो dt, dx अपॉन dt हो गया। तो dx अपॉन dt इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ z, अच्छा z और y में पूछ रहा है, अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये माइनस फॉर्म में रहेगा ऐसे। और y के फॉर्म में अगर तुम देखोगे तो बेटा y के फॉर्म में देखो जो भी लिखते हैं उसको 1/2 करके लिख लेते हैं, मतलब 1 डिवाइड करके लिखते हैं, तो ये बराबर आता है। और ये हो जाएगा dy हो जाएगा, देखो ऐसे अपॉन dt हो जाएगा। और z के फॉर्म में अगर लिखोगे तो बराबर z था, तो ये हो जाएगा dz अपॉन dt। देखो ये इक्वेशन आएगा, ऐसा आएगा, सब बराबर के फॉर्म में। अब देखो इसकी वैल्यू दे रही है, इसकी वैल्यू कह रहा है कितना बराबर है, तो 0.5 है। और कह रहा है इसका वैल्यू इतने की वैल्यू कह रहा है, बताइए इतनी की वैल्यू बताइए आप। तो फिर से लिख लेते हैं, तो देखो फिर से लिख लेते हैं इसी चीज़ को। देखो कह रहा है कि 1/2 dy अपॉन dx, ये बराबर है, ये बराबर कह रहा है 0.50 के, वही जेड वाले के बराबर कर दिया मैंने, जो जेड वाला पोर्शन था वो इसकी वैल्यू दे रहा है 0.50। अब कह रहा था हमसे क्वेश्चन में कि भाई ये dy अपॉन dx बताइए ऐसा। तो देखो ये पोर्शन यहाँ डिवाइड में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 2 × 0.50 हो जाएगा, तब वैल्यू हो जाएगी 1 ऐसी। तो ऐसे क्वेश्चन को किया जाएगा इसका। तो क्वेश्चन करने का तरीका बहुत ही आसान है, तीनों को इक्वल के साइन में लिख लो, जिसकी वैल्यू दी है उसको यहाँ पे पुट कर लो, तो आसानी से निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन करने का तरीका था, 1 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो ये हमने यहाँ से कर लिया इसको 1। चलो भाई आगे चलते हैं। ये क्या है, फॉर द रिएक्शन द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इज, करेक्ट एक्सप्रेशन पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन इज, सच एक्सप्रेशन दिए नहीं, इसका कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लग रहा है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है हमको लग रहा है। इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं भी, ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है लग रहा है हमको, फिर कभी मौका मिलेगा बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर ये भी गैस फॉर्म में बन रहा है, ये भी गैस ही, कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है कहीं टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्राइमरली डिटरमाइंड बाई द स्लोएस्ट स्टेप, दिस स्टेप इज कॉल्ड, बिल्कुल सही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिटरमाइन होता है स्लोएस्ट स्टेप से। उस स्टेप को क्या कहते हैं, रेट डिटर्मिंग स्टेप, एक्टिवेशन स्टेप, रिएक्शन रेट स्टेप एंड नॉन ऑफ दीज। नहीं भाई, इसको कहते हैं रेट डिटर्मिंग स्टेप। रेट बताएगा, डिटर्मिंग करेगा तो वही नाम होगा, तो इसका आंसर सही है। आगे देखिए, द रिएक्शन ऑफ हाई मोलिकुलरिटी आर रेयर। अच्छा, हाई मोलिकुलरिटी आर रेयर बिकॉज, हाई मोलिकुलरिटी रेयर होता है क्यों, ये बताना है। मैनी बॉडी कोलिजन्स हैव अ लो प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैनी बॉडी कोलिजन आर नॉट फेवर्ड एनर्जेटिकली, नहीं एनर्जी को कोई बात ही नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ मैनी बॉडी कोलिजन इज़ वेरी लार्ज, नहीं एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं होती है। वेरी हाई कंसंट्रेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर सच रिएक्शन, नहीं कोई कंसंट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो पहला ही सही होना चाहिए। मैनी बॉडी कोलिजन, हाँ बहुत ज़्यादा बॉडी का कोलिजन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, तो पहला इसका सही होगा, यानी इसका आंसर ए होना चाहिए। ऐसा कि बहुत ज़्यादा बॉडी एक साथ जो है कोलिजन नहीं करते हैं, तो ये सही है इसका। ओके, चलो देख लो। फॉर अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल when the concentration of A is doubled, the rate expression for the reaction is rate is equal to K
ए टू पावर एन वेयर द वैल्यू ऑफ एन इज। अच्छा भाई ये क्या कह रहा है, देखो एक रिएक्शन दे रहा है, कह रहा है इट इज़ फाउंड द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अच्छा भाई, तो पहले क्या करो ना, एक नॉर्मल मान लो पहले रिएक्शन। देखो ऐसे इस रिएक्शन करना हो तो सोच लो पहले कि भाई मान लो एक रिएक्शन हुआ जिसमें आर बराबर क्या था, के रहा होगा और ए का कुछ पावर रहा होगा, ऐसे ऐसे मान लो भी, ठीक। ये पहला मान लेना ऐसे। फिर कह रहा है देखो सेकंड कंडीशन मान लो, ये नॉर्मल कंडीशन मान लो जो इसके अनुसार। तो सेकंड कंडीशन मान लो कि द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल का मतलब 4 गुना, तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो भाई 4 गुना हो गया। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज डबल्ड। अच्छा ये कंसंट्रेशन करा डबल यानी कि, और ये बन गया भैया 2A। नहीं ये बन गया डबल ना, ये चीज़ है डबल यानी ए का ए हो गया 2A, ऐसा बना। ओके भैया एन तो एन ही रहने दो, ये डबल हो गया, क्लियर है। तो अब कह रहा है द रेट एक्सप्रेशन ऑफ रेट इज के इज इक्वल टू ए टू पावर एन। इसी फॉर्म मैंने लिखा भी, इसी नाते हैं वेयर द, अच्छा एन की वैल्यू पूछ रहा है, ओह एन की वैल्यू पूछ रहा है, इस एन की वैल्यू निकालनी है आपको है। तो एन की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, तो इसी इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ऐसा लिखो, इसको 1 मान लो, इस 2 को 1 से डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि हो जाएगा 4R/R ऐसे, और हाई वाले को ऊपर कर दोगे तो हो जाएगा K, और ये हो जाएगा 2A ए भाई टू पार, चलो भाई ऊपर चलो, N अपॉन K ए टू पावर N, ठीक। R से R कैंसिल हो गया, K से K कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ठीक। तो अब ये आ जाएगा तुम्हारा, कैसे आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है तुम्हारा किस फॉर्म में, तो ये बराबर हो जाएगा 4 बराबर 2 टू पावर n आ जाएगा, ऐसे, क्लियर है। तो इसको भी 2 के पावर पे लिख लो, तो 2 टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 टू पावर n। अगर ये बराबर है तो पावर भी बराबर होगा, यानी n बराबर 2 आएगा इसका आंसर। n इज इक्वल टू 2 आ रहा है आंसर, सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है n बराबर 2 आना चाहिए, 2 ये वैल्यू आनी चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, द हाफ लाइफ पीरियड ओके इज हाफ द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। नहीं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट आता ही नहीं है, लिख लेते हैं ना, क्या करना है तब मैच किया जाएगा। देखो भाई फर्स्ट ऑर्डर ना, तो देखो टी हाफ होता है 0.693/K, यही आता है। इज ऑलवेज द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिएक्शन, सेम नहीं होगा, चेंज आएगा। इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं आता है, सही कह रहा है। इज डायरेक्ट परफेक्ट इनिशियल, नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन आता ही नहीं है। इज इंडिपेंडेंट, हाँ तीसरा सी सही है। इंडिपेंडेंट का मतलब उस पर डिपेंड नहीं करता है, तो सी सही है इसका, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा 15 का। अगला देख लो। हाइपोथेटिकल रिएक्शन, एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रहा है, हैज़ रेट कांस्टेंट इतना, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाइपोथेटिकल कह रहा है, अच्छा इसी से पता चल जाएगा जी। एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, तो देखो ये बट देखो ये किसका ये है, ये देख लो ये यूनिट किसकी है, मोल लीटर -1 सेकेंड -1 किसका यूनिट है भाई, ये है मोल लीटर माइनस, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट है नहीं फर्स्ट का तो सॉरी फर्स्ट का तो सेकेंड -1 आता है ना, ये 0 का है, सॉरी गले में कुछ फंस रहा है देखो भाई 0 का ये 0 ऑर्डर का होगा, तो 0 ऑर्डर आसानी से निकल जाएगा। तो बस यही पहचान लेना, इसी से पहचान लेना कि इसी से समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे देखो, अच्छा रेशियो दे रहा है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज, द रेशियो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। भाई ये रेशियो देखो कैसे निकलेगा, ये रेशियो अगर आपको निकालना है ना तो कैसे निकालना पड़ेगा हमको, तो इसके लिए करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर देखो कैसे होता है, 1 मिनट। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कह रहा है, देखो T 7/8 कर लो इसको एक बार, 2 इक्वेशन में करो, तो ये होता है 2.303/K
log ऐसा 7/8, तो मान लो इनिशियल कंसंट्रेशन आपका A0 है, तो 7/8 बचा है, तो यानी ये होगा A0/7/8। एक बार ऐसे कर लो, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना और एक बार मान लेना टी हाफ करके ऐसे। तो टी हाफ की वैल्यू तो पता ही हमको कि 0.693 आता है अपॉन के आता है। इसी को सॉल्व कर लेना और सॉल्व करके क्या करना, दो इक्वेशन बना लेना और दो इक्वेशन बनाने के बाद डिवाइड कर लेना। यानी ये इसी इक्वेशन नंबर 1, इसी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर लेना, तो उसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ कि आप कर लेना खुद से। इसका आंसर कितना आ रहा है, तो इसका आंसर दिया है क्या कहीं पे, एक बार मुझे देखते हैं दिया है कि नहीं दिया है। अगर आंसर दिया है तो अच्छी बात, आंसर नहीं दिया है उसका यानी कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका आंसर बस 3 आ रहा था, आंसर कैलकुलेट मैंने किया था, तो इसका आंसर 3 आ रहा है, यानी 3 टाइम्स होगा ऐसा इसका आ रहा है। यानी शायद कुछ ऐसा आना चाहिए कि T7/8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, चेक कर लीजिएगा, ऐसा कुछ आएगा इसका आंसर। द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी, ओ फिर से वही क्वेश्चन आ गया। द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी 1 2 3 हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, फ्रैक्शनल नहीं होगा भाई, तो आंसर होगा सी। ठीक, तो ये आसान था। अगला, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कैसा रिएक्शन है भाई, ये H2O है, ये H2O है, कुछ लिखने में मिस्टेक हो गया लग रहा है, H2O है। देखिए जो H2O रहे यानी एक्सेस में रहे, वाटर जब रहे, तो वो होता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन, इसको समझिएगा, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होता है। ऐसा देखने में तो डबल लगता है, 2 ऑर्डर का लगता है, लेकिन होता है फर्स्ट ऑर्डर का, तो उसे कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर, जब कोई एक्सेस में वाटर के होगा रिएक्शन, तो ऐसा रिएक्शन है ये। और भी है क्या है क्वेश्चन अभी, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखो भाई, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ जीरो ऑर्डर सही कह रहा है, इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कंसंट्रेशन का। हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, बिल्कुल सही कह रहा है, थर्ड ऑर्डर में ऐसे ही आता है। मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो और फ्रैक्शन, मॉलिक्युलरिटी फिर आ गया क्या, अच्छा मॉलिक्युलर फिर आ गया, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन में भी जीरो, नहीं भाई दोनों नहीं हो सकता, ना जीरो होगा ना फ्रैक्शनल होगा, तो यही गलती लग रहा है हमको। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 6.93 ऑब्लिक के, ऑब्लिक छोड़ दिया यहाँ पे, ऑब्लिक छोड़ा हुआ है, ऑब्लिक के होगा, सही हो जाएगा आपका सी, यानी फॉल्स सी है, सी वाला स्टेटमेंट ही गड़बड़ है। मॉलिक्युलरिटी जब भी है तो देख लीजिए खाली उसको, तो सही हो जाएगा। What is the rate law for acid hydrolysis of an ester in aqueous solutions such as this? Okay, तो कह रहा है कि रेट लॉ इसके लिए क्या होगा, तो रेट लॉ देखो बेटा क्या होगा कि जो R होगा ना, इधर देखो जो R होगा ना, ये बराबर आएगा K के ऐसे, और एसिड हाइड्रोलिसिस में खाली एसिड ही लिया जाता है, यानी ये बराबर होगा CH3COO C2H5 के, वाटर नहीं लिया जाएगा, ये स्यूडो वाला है ये, तो यानी ये हो जाएगा CH3COO C2H5, इतना ही होगा ये, तो स्क्वायर नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, के बराबर नहीं होगा, इसके बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्डर का है, तो पहला सही है इसका, यानी ए सही है इसका। ये देखो, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल X इज डबल एंड डेट ऑफ Y इज हाफ, हाउ मेनी टाइम्स विल द रेट ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन चेंज। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन देखो भाई कैसे होगा, इस क्वेश्चन करने के लिए फिर से हमको लग रहा है 2 इक्वेशन लेने पड़ जाएंगे। देखो करने का तरीका, तो पहले ले लो R1 ले लो, एक बार R1 में ले लो भाई के एंड पहले जैसा दिया नॉर्मल वैसे लिख लो, यानी ये दे रहा है x टू पावर देखो 3 हो जाएगा इस वाले से, और y कुछ नहीं होगा, y पावर कुछ नहीं दिया है, देखो यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से देख के, ठीक। इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल x इज डबल्ड, दूसरे में देख लो, दूसरे में क्या करो R2 इज इक्वल टू फिर क्या लिख लो ऐसे, और इस बार कह दो x इज डबल्ड, यानी इसको डबल कर लो, यानी ये कर लो 2x कर दो, देखो 2x का पावर 3 कर दो, ठीक। एंड y इज हाफ, y को हाफ कर लो, यानी y/2 कर लो ऐसे, इक्वेशन 1 मान लेना, इक्वेशन 2 मान लेना, बस। अब क्या करना है, अब डिवाइड कर लेना, R2/R1 कर लो, तो ये निकल जाएगा, R2/R1 करोगे ना तो इतना आ जाएगा,
ये सब कट वट जाएगा, तो देख लेना, तो ये हो जाएगा। ये देखो हो जाएगा ना, ये 8 हो जाएगा, लेकिन ये 2 से डिवाइड कर लेना तो ये 4 बन जाएगा। तो वही हमको लग रहा है 4 आ रहा है, तो करो तो आ जाएगा। इसी फॉर्म में करना, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा इसका। आंसर इसका दे रहा देखो, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, ये कह रहा है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और क्वेश्चन नहीं है तो और भी क्वेश्चन मुझे मिलते हैं तो मैं उसको भी आपको बताऊंगा एक नया वीडियो बना करके। तब तक के लिए आप इतने क्वेश्चन देखें, और आई होप आप लोग खूब पढ़ रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो भी इसमें आप कमेंट्स लिख देना, अगर कोई टॉपिक ऐसा छूट रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक को लिख देना, उसका वीडियो बना के हम डाल देंगे। अदरवाइज़ मेरे साइड से रहेगा कि आपका सब कंप्लीट है। कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है छोटा बड़ा कि आपको बहुत दिक्कत कर रहा है और लग रहा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आया है, 3rd सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो उसका वीडियो बना के मैं जितना जल्दी हो सकेगा डाल दूंगा। किसी और का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए आपको, छोटे क्वेश्चन, तो उसको भी डाल दीजिएगा, तो मैं उसको भी डालने की कोशिश करूँगा। ओके, तो आई होप बेस्ट ऑफ लक। और 15 से आप लोग के डेट शेड्यूल हैं, देखिए जब भी कभी भी एग्ज़ाम होगा, मेरी शुभकामनाएं सबके साथ हैं, पूरे 3rd सेमेस्टर के बैच के साथ है। आप लोग खूब अच्छे नंबर पाएँ और सभी लोग जो है काफ़ी अच्छे % के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक करेंगे, और कोई भी दिक्कत आएगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिएगा। ओके, और थैंक यू करना मत भूलिएगा। ओके, बाय, गुड नाइट।